नमस्कार। एस्टेट प्लानिंग से जुड़े खास शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपके नाम पर प्रॉपर्टी भेज दे या फिर बैंक से ट्रांजैक्शन कर दे, क्या ये कानूनी होगा? अगर उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है तो हाँ, लेकिन कौन सी पावर ऑफ अटर्नी वैध है, कब रजिस्टर्ड करानी चाहिए और स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, इसी पर है आज का हमारा ये शो, जहां हम समझेंगे पावर ऑफ अटर्नी की हर बारी की। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा भी करेंगे। हम आपको आज के शो में बताएंगे कि कितने प्रकार की होती है पावर ऑफ अटर्नी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जीपी और एसपीए में क्या अंतर होता है। चर्चा इस बारे में भी होगी कि कब रजिस्टर्ड करानी चाहिए पावर ऑफ अटर्नी, और इस पर भी बात करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी और रद्द करने की प्रक्रिया आखिरकार क्या होती है। और एक अहम मुद्दा और भी रहेगा, वो होगा कि एस्टेट प्लानिंग में पावर ऑफ अटर्नी की अहमियत क्या होती है। तो चर्चा शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि नोएडा के बुजुर्ग कपल के साथ आखिरकार क्या हुआ। नोएडा के एक बुजुर्ग कपल ने अपने बेटे को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी ताकि वो बैंक, प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े काम देख सके। बेटे ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए माता पिता की मंजूरी के बिना एक प्रॉपर्टी बेच दी। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सिर्फ इसलिए मामले को स्वीकार नहीं किया क्योंकि जीपीए रजिस्टर्ड नहीं थी और उसमें स्पष्ट सीमाएं तय नहीं थीं। यह केस बताता है कि कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड कराना और उसमें सीमा स्पष्ट करना जरूरी है। तो इसके साथ ही आपको समझ आ गया होगा कि पावर ऑफ अटर्नी आज हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, क्यों इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है और आपका भी समझना जो है इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जैन के बारे में आपको बता देती हूँ कि एस्टेट प्लानिंग, वसीयत, ट्रस्ट और पीओ जैसे विषयों पर ये विशेषज्ञ हैं। इन्होंने हजारों परिवारों को कानूनी दस्तावेजों की सही रणनीति बनाने में मदद की है। डॉक्टर दीपक जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सर, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूँगी, पावर ऑफ अटर्नी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अभी हमने पूरी कहानी भी देखी, ये पावर ऑफ अटर्नी हमारे लिए समझना क्यों आज जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या है ये आखिरकार? तो पावर अटर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आप अपने कानूनी अधिकार किसी को देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर सके। तो कई बार क्या होता है, आप किसी जगह जाने में सक्षम नहीं होते, आप बीमार होते हैं, उन वजह से आपको और कोई कानूनी कार्य करना है, जैसे कुछ चीज़ सेल करनी है, कुछ खरीदना है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप तो फिजिकली नहीं जा पा रहे, तो आप किसी और को अधिकार देते हैं कि मुझे रिप्रेजेंट करो और ये कार्य कर लो। तो पावर अटॉर्नी में दो लोग होते हैं, एक तो होता है जो प्रिंसिपल जिसने ये अटॉर्नी दी, जिसने अधिकार दिया, और एक होता है अटॉर्नी या एजेंट जिसको ये अधिकार मिला। तो जब एक प्रिंसिपल अपने कानूनी अधिकार किसी को देता है दस्तावेज के थ्रू कि आप मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पावर अटॉर्नी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो जिक्र होता है एसपीए का भी और जीपीए का भी, यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी और जनरल हो गई। इन दोनों में क्या अंतर हो जाता है और ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा इन टर्म्स के बारे में भी हमें समझाइए। तो जीपीए मतलब जनरल पावर अटॉर्नी, एसपीए मतलब स्पेशल पावर अटॉर्नी। जनरल पावर अटॉर्नी में मैं उसे ब्रॉड पावर्स दे दूंगा कि आप मेरे बैंक अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हो, आप मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हो और इस तरह की बहुत प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। स्पेशल में कहूँगा आप केवल ये काम कर सकते हो। सपोज मेरा एक फ्लैट है कैलकाटा में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो अब मुझे कैलकाटा वाला फ्लैट बेचना है और मेरा एक दोस्त है कैलकाटा में जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, तो मैंने उसको पावर अटॉर्नी दे दी कि तुम ये कैलकाटा वाला फ्लैट बेच सकते हो और ये अगले 6 महीने तक पावर अटॉर्नी वैलिड रहेगी। अब ये खाली कैलकाटा वाले फ्लैट की सेल के लिए बनी है पावर अटॉर्नी, तो ये स्पेशल पर्पस के लिए हो गई। अच्छा। अब जनरल पावर अटॉर्नी, सपोज मैंने अपनी वाइफ को जनरल पावर अटॉर्नी दे रखी है कि कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है जिससे कि मैं लीगल डिसीजन लेने में असक्षम हो जाऊँ, तो आप मेरे बिहाफ पे ये चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें मैंने ये नहीं बताया कि आप कौन सा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, कितने टाइम के लिए कर सकते हो। मैंने तो जनरल पावर दी कि आप मेरे सारे बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, आप मेरी वाली प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, मेरे को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट केसेस में। तो इस तरीके से मैंने जनरल पावर अटॉर्नी दी, वो जनरल हो गई।
ठीक है, तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी में मतलब एक ब्रॉडर व्यू चला जाता है, वो उसमें जनरली जो चीज़ें आती है वो सब शामिल होती है। स्पेशल में हमने जैसे किसी एक फ्लैट का दे दिया, या अगर मैंने किसी को कहा कि भाई मेरे बिहाफ पर आप जाकर वहां पर गाड़ी बेचाओ, तो वो गाड़ी का हो गया। बहुत सारी टाइम पे लोग क्या होते हैं, कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, तो कोर्ट केस में किसी को पावर अटॉर्नी देते हैं कि मुझको रिप्रेजेंट करके आप ये कागज फाइल कर दो, ठीक है, राइट। तो उस तरीके से होता है ना, तो आपके लिए फिजिकली हर बार पहुंचना मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए आप पावर अटॉर्नी देते हो, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी तो स्पेशल पावर अटॉर्नी हो गई, इन जनरल दी तो सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, क्या ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी दी जा सकती है? कि मान लीजिए कि 6 महीने के लिए जो है मैंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी कि ये व्यक्ति 6 महीने के अंदर मेरे जितने भी काम होगा वो करेगा, उसके बाद जो है वो वैलिड नहीं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, इनडेफिनेट भी हो सकती है। ओके, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और आपका पर्पस क्या है। ठीक है ना, सपोज मैं 6 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, राइट, तो अब मैं पीछे से अपनी वाइफ को पावर अटॉर्नी दे गया कि भाई 6 महीने तक आप मेरे बिहाफ पे काम कर सकते, तो मेरे आने के बाद तो मुझे वो पावर अटॉर्नी नहीं देनी, तो वो 6 महीने बाद रद्द हो जाएगी। पर एक है, मुझे डर लगता है कि मुझे मेरी याददाश्त कम होती जा रही है, हो सकता है मुझे फ्यूचर में मैं काम करने लायक ही ना रहूँ और मैं जिंदा भी हूँगा तो आई कांट साइन डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, तो उसमें मैंने उसे जनरल पावर अटॉर्नी दे दी कि अब आगे हमेशा के लिए आप ये कर सकते हो मेरे बिहाफ पे, तो वो डिपेंड करता है ठीक है आपका पर्पस क्या है। अच्छा सर, आपने हमें एसपीए जीपीए के बारे में तो बता दिया, और कितनी तरह की पावर ऑफ अटर्नीज होती हैं? तो टोटल 4 तरीके की पावर अटॉर्नी होती है। हाँ। पहली एक तो जनरल पावर अटॉर्नी जो आपने कहा, फिर स्पेशल पावर अटॉर्नी, एक होती है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी क्या है कि ऐसी पावर अटॉर्नी जो आपके इनकैपेसिटेशन के बाद भी वैलिड रहती है। एक नॉर्मल पावर अटॉर्नी, अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक नॉर्मल पावर अटॉर्नी एज्यूम करती है जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। ओके। क्योंकि प्रिंसिपल फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसने एजेंट को पावर दी कि आप, मैं बताता रहूँगा, आप करते रहना। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप इनकैपेसिटेटेड हो गए, सब आप कोमा में चले गए, आप मेंटली अनसाउंड हो गए, अब क्या आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब एक नॉर्मल पावर अटॉर्नी तो उसी टाइम फेल हो जाएगी जैसे आप इनकैपेसिटेटेड हुए या आपकी डेथ हुई। अच्छा, राइट। पर एक ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी में आप कह रहे हो अगर मैं इनकैपेसिटेटेड भी हुआ, निर्देश देने की हालत में ना हुआ, तो भी आप मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो। ओके। पर ये करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आपको डिसीजन मेकिंग राइट देना पड़ेगा एजेंट को, जो कि जीपीए में नहीं है। जीपीए में क्या है? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो रेगुलर पावर अटॉर्नी है। ड्यूरेबल में क्या है? यू डिसाइड ऑन माई बिहाफ, आप मेरे बिहाफ पे निर्णय ले सकते हो। ये हो गई ड्यूरेबल। फिर होती है स्प्रिंगिंग पावर अटॉर्नी। तो एक नॉर्मल पावर अटॉर्नी तो जैसी आपने दी एकदम से एप्लीकेबल हो जाती है, वैलिड हो जाती है। ओके। पर स्प्रिंगिंग पावर अटॉर्नी में मैं कंडीशन डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये पावर अटॉर्नी तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक मैं फिनेंशियली इनकैपेसिटेटेड नहीं हो जाऊँ। ओके। है ना, अगर मैं ऐसा बीमार पड़ जाऊँ कि मैं फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता, तभी वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं है। बना आज ही दूंगा। अच्छा। पर ये वैलिड उस टाइम होगी, एप्लीकेबल उस टाइम होगी जब ये स्थिति आ जाएगी। और कैसे पता चलेगा स्थिति आ गई? तो मैं इसमें एक क्लॉज डालूंगा कि 2 डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट लगाने जरूरी हैं कि मैं फाइनेंशियली इनकैपेसिटेड हो गया और मैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। हर इनकैपेसिटेशन आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से नहीं रोक रही। सपोज आपके दोनों पाँव खराब हो गए, आप इनकैपेसिटेड तो हो गए, पर फाइनेंशियल डिसीजन तो ले सकते हो ना। ले सकते हैं। तो आप उसे ये लिख के देना पड़ेगा डॉक्टर को कि ये फाइनेंशियली इनकैपेसिटेटेड हो गए, ही कैन नॉट टेक फाइनेंशियल डिसीजन, सो दिस पावर अटॉर्नी विल बिकम वैलिड। ओके। वो सर्टिफिकेट जब लगेगा और वो जब उस व्यक्ति पे लेके जाएगा जिसके पास ये यूज करनी पड़ेगी, तो वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट इंसिस्ट करेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए या उसको मान लीजिए डिमेंशिया है, उसको पता है कि वो उसकी याददाश्त जाती जा रही है, तो इस सूरत में जो है ये चल जाएगी। ये चल जाएगी। ये स्प्रिंगिंग होगी, नहीं चलेगी ड्यूरेबल। तो जल्दी फॉर इनकैपेसिटेशन प्लानिंग जिसे स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी। स्प्रिंगिंग भी होनी चाहिए, ड्यूरेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम एस्टेट प्लानिंग की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें कितनी अहमियत रखती है? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एस्टेट प्लानिंग का मतलब है मेरे मृत्यु के बाद की प्लानिंग, पर जीवित रहने वाली प्लानिंग क्या है? भाई इनकैपेसिटेशन भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपकी डेथ होती है तो कौन सफर करता है? फैमिली। और अगर आप इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, कौन चले जाते हैं, पैरालिटिक हो जाते हैं, मेंटली अनसाउंड हो जाते हैं, तो कौन सफर करता है? आप और आपकी फैमिली दोनों। ठीक है। तो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग में पावर अटॉर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किसी को राइट देती है कि वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर सके। रिसेंटली सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला
और उन्होंने नॉमिनेशन में एक और नॉमिनेशन करने की अलाउ करा, उसे कहते हैं इनकैपिस्टेशन का नॉमिनी। अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ तो जो है मेरे बिहाफ पे, मेरी वाइफ मेरी नॉमिनी है, मेरी डेथ के बाद पैसा उनको मिलेगा बांटने के लिए, ठीक है। पर मेरा बेटा जो है ना वो मेरा इनकैपिस्टेशन का नॉमिनी है। अगर मैं इनकैपिस्टेटेड हो जाऊं तो इस अकाउंट को चलाने का अधिकार मेरे बेटे का हो जाएगा। ओके। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर ये स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी बनी हुई हो और डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा हो तो बैंक्स नहीं, जो शेयर्स वाले हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस, एएमसीज और सीडीएसएल, एनएसडीएल, डिपॉजिटरीज, वो ऑनर करेंगे और इस व्यक्ति को अधिकार देंगे खाली ये प्रस्तुत करने पे कि आप ऑपरेट कर लो अकाउंट्स। आज की में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक क्लियर निर्देश नहीं है ऊपर से, तो वो क्या करते हैं, आप गए एएमसी में कि मुझे ये म्यूचुअल फंड सेल करने हैं, मेरे पे पावर अटॉर्नी है, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो कहेगा मैं अपनी लीगल सेल से पूछूंगा, वहां से वैलिडेशन आएगा, तो उसमें बहुत टाइम खराब होता है। तो सेबी को लगा ये गलत चीज है। हम जब नॉमिनेशन लेते हैं तो इनकैपिस्टेशन का नॉमिनेशन क्यों नहीं ले लेते कि भाई इनकैपिस्टेशन के टाइम पे आप एक नॉमिनी बताओ जिस व्यक्ति को आप अधिकार देते हो कि आपकी इनकैपिस्टेशन पे वो आपका अकाउंट ऑपरेट कर पाए एज पर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड बाय यू, राइट। तो वो उन्होंने अलाउ करा, अभी इम्प्लीमेंट धीरे धीरे हो रहा है, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर देखें तो छोटी सी एक बहुत मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फेसबुक तक हमें ये अधिकार देता है कि हमारी डेथ के बाद जो है कौन हमारा अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा, राइट, जबकि हमारे को एएमसीज ये अधिकार नहीं दे रही है। पर सेबी ने उसको ठीक किया, सेबी ने अब ठीक किया है, तो हाँ, इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में, बट सोच तो आई। हाँ, सोच तो आई, बट फेसबुक ने काफी पहले सोच लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक टिकाऊ पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एक रेगुलर पीओए से कैसे अलग हो जाती है? तो मैंने जैसे कहा ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी को आप टिकाऊ पावर अटॉर्नी कहते हो, उसमें आप डिसीजन मेकिंग राइट्स दे रहे हो। सबसे वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग राइट आप किसको दोगे? उसको जो व्यक्ति पे बहुत करीब होगा, हाँ, जिस पे आप विश्वास भरोसा होता है। जनरली ये कपल्स आपस में एक दूसरे को देंगे, है ना। बच्चों को भी मैंने इसे कम देते हुए देखा है लोगों को, अनलेस ओनली चाइल्ड हो, हाँ, राइट। तो अगर मल्टीपल चाइल्ड है तो एक बच्चे को देंगे तो उन्हें हमेशा डर लगेगा कि दूसरे के साथ कोई गलत ना कर दें। तो पर ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी का मतलब ये जो टिकाऊ, इवन इन केस ऑफ माय इनकैपेसिटेशन बिकम्स रिमेन्स वैलिड, तो उसको अलग तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। और एक व्यक्ति को हेल्थ केयर और मेडिकल पर्पस यानी उद्देश्यों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने पर कब विचार जो है उसे करना चाहिए? देखिए, इंडिया में हेल्थ केयर नाम की कोई पावर अटॉर्नी नहीं है। अच्छा। आप हेल्थ के जो डिसीजन है, मेडिकल ट्रीटमेंट के डिसीजंस, हाँ, इसके लिए पावर अटॉर्नी वैलिड नहीं है। अच्छा। लिविंग विल वैलिड है, जो एंड ऑफ लाइफ डिसीजन के लिए कि मेरा वेंटिलेटर कब बंद करना है, जी, डेथ के टाइम जब मैं डेथ बेड पे हूँ तो क्या उनसा ट्रीटमेंट अलाउड है, कौन सा नहीं है, वो सब तो अलाउड है। ठीक है। पर कोई ऐसी पावर अटॉर्नी नहीं है जो आप किसी को कहो कि ये व्यक्ति मेरा सारे इलाज का के लिए ये उत्तरदायी होगा, ही विल डिसाइड हाउ टू ट्रीट मी। ठीक है। तो मतलब ऐसी सूरत में वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो नहीं बन सकती, वो लिविंग विल में ही काम हो सकता है। ठीक है। और भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने, इसे लागू करने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये प्रोसेस भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इंडिया में पावर अटॉर्नी एक्ट है पूरा, ओके। तो वो एक्ट के अनुसार ही पावर अटॉर्नी बनती है। तो सबसे पहले आपको पावर अटॉर्नी ड्राफ्ट करानी होगी, ओके। और ड्राफ्ट करानी चाहिए एक अच्छे लॉयर से, सेल्फ ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी भी ना इसको मुश्किल कर देगी इसको इम्प्लीमेंट होने के लिए, राइट। जब आप इसको ड्राफ्ट कराएं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। क्या इस घर को बेचना पर्पस है, उस फ्लैट को बेचना पर्पस है, मेरे बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना पर्पस है, या जनरल है। तो उस पर डिसाइड करिए विच टाइप ऑफ पावर अटॉर्नी टू यूज। मैंने 4 टाइप बताई, अब में इसमें से कौन सी टाइप बनेगी ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। वो पर्पस से डिसाइड होगा कि कौन सी बनेगी इनमें से। वंस यू हैव डिसाइडेड विच पावर अटॉर्नी टू क्रिएट, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये ड्राफ्ट करा ली प्रॉपर्ली, अब इसको 2 ऑप्शन है, कुछ पावर अटॉर्नीज को रजिस्टर कराना पड़ता है, कुछ को नोटरी करा के भी वैलिड हो जाती हैं। पर जनरली मैं कहूँगा पावर अटॉर्नी अगर आपने बनाई है तो रजिस्टर कराएं, ठीक है। इट्स बेटर टू रजिस्टर देम देन नॉट टू रजिस्टर देम, ठीक है, क्योंकि उसकी इससे वैलिडिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और फिर आपको पावर अटॉर्नी जब बना के आप किसी व्यक्ति को पावर अटॉर्नी दें तो हमेशा निकलने का रास्ता सोच के रखिए। कल को अगर इसको किसी वजह से वापस लेना हो तो उसके प्रोविजंस आज ही उसमें डाले गए हों, ओके, जो ड्राफ्ट के अंदर, कि इस सूरत में ये होगा।
यानी कि जो ये पावर ऑफ अटर्नी है, इसे हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे विल तो कई बार लोग सादे कागज पे खुद ही लिख के बना देते हैं, लेकिन इसे जो है वो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही बनाना चाहिए। राइट। और प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह करके, स्टैंपिंग बन के प्रॉपरली ड्राफ्ट करके, क्योंकि आप किसी को ऑपरेट करने की पावर दे रहे हो अपनी वेल्थ ना, वो और आप अपनी जीते जी भी दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप भी जो है पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी हो और बारीकियां समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में जो है वो दीपक सर का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। बहुत से लोगों ने हमसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा है, कमेंट्स में भी मांगा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप दीपक जी से जो है संपर्क करें, पावर ऑफ अटर्नी के बारे में और समझना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उनका मोबाइल नंबर है, आप उन्हें कॉल करके जो है इस बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने हमारे शो के ज़रिए अपने सवाल जो है वो भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दीपक जी इस शो में जो है आपके सवालों के जवाब दे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाना है और व्हाट्सएप में आपको लिखना है एस्टेट, और एस्टेट को में के बाद स्पेस देकर जो है आपको अपना सवाल टाइप करना है और उसे भेजना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, एक्स और यूट्यूब के ज़रिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब में हमारे शो के लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप अपने सवाल जो है वो टाइप कीजिए और हमें भेजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दीपक जी का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, तो उस नंबर पर भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। दीपक जी की टीम से जो है आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, दीपक जी से भी आपकी बात हो पाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप उनके नंबर के ज़रिए उनके साथ जुड़ सकते हैं। दीपक जी, ये भी जानना चाहूँगी, क्या भारत में पावर ऑफ अटर्नी यानी कि पीओए को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, कंपलसरी है? जैसे विल वगैरह का तो रजिस्ट्रेशन नहीं था। एज पर लॉ अगर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में पावर अटॉर्नी है, उसको हस्तांतरण करने का उसका कोई अधिकार आप दे रहे हैं, इट्स अबाउट रियल एस्टेट, तो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। नॉन रियल एस्टेट, फाइनेंशियल एसेट, डिजिटल एसेट्स, उनके लिए पावर अटॉर्नी रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो या ना हो, आप उसे रजिस्टर करा लें, क्योंकि रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी की ज़्यादा मान्यता है, उसको इंस्टीट्यूशंस बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉन रजिस्टर्ड में उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं इसमें गलत ना हो, जाली ना बनी हुई हो। नहीं तो लोग नोटरी करा के भी देते हैं, कई जगह वो चल जाती है, कई जगह वो इंसिस्ट करता है इंस्टीट्यूशन, नहीं आप रजिस्टर करा के लाएं तभी मैं इसको मानूंगा। ठीक है, ठीक है। तो रजिस्टर कराना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और बेहतर भी रहता है। जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं तो उसमें तो वैसे ही कंपलसरी हो जाता है। खैर दीपक जी, हमारे पास कुछ सवाल जो हैं वो हमारे दर्शकों के आए, तो कुछ सवालों को ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरठ से हमारे पास रेनू शर्मा का सवाल आया, ये कह रही है कि मैंने अपने भाई को जीपीए दी थी, क्या अब मैं उसे रद्द कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए करने के लिए क्या होगा, रेवोकेशन डीड बनेगी, एक पावर अटॉर्नी की रेवोकेशन डीड बनेगी। उस रेवोकेशन डीड को अगर आपने पहली पावर अटॉर्नी रजिस्टर कराया तो इसको भी रजिस्टर कराइए। अपने भाई को इन्फॉर्म करिए कि मैंने इसको रद्द कर दिया है। ओके। न्यूज़पेपर में एक ऐड निकालिए कि कोई भी इस पावर अटॉर्नी को पे एक्ट करेगा तो अपने रिस्क पे करेगा, मैंने इसको वो कर दिया है। और आखिर में जिन जिन इंस्टीट्यूशंस पे आपके भाई ने इनको भेजा है वहाँ पे भी इन्फॉर्म करिए कि दिस हैज़ बीन रिवोक्ड, आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। ठीक है, यानी कि रिवोक करने की प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी लंबी है प्रक्रिया, तो जिसको भी आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो सोच समझ के देनी चाहिए, जिस पे आप बिल्कुल भरोसा करते हो। और अगर मैं सही समझी हूँ तो पावर ऑफ अटर्नी का एक हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था एक फिल्म में बाजीगर में, जिसमें शाहरुख खान के पिता ने अपने दोस्त को पावर ऑफ अटर्नी दी थी और उसका पूरा बिजनेस हथिया लिया गया था। तो वो काफ़ी एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है लोगों के लिए समझने के लिए कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो क्या होती है। खैर एक अगला सवाल ले लेते हैं। लंदन से हमारे एक दर्शक ने हमारे को सवाल भेजा है, अमित जोशी ने। ये कह रहे हैं कि मेरी भारत में संपत्ति है, क्या एनआरआई के लिए पीओए की कोई अलग प्रक्रिया होती है? अब एनआरआई अगर इंडिया में आके पावर अटॉर्नी करते हैं तो इट्स ईजियर, ओके, ठीक है ना। फिर तो जैसे इंडियन करते हैं, आप जाओ रजिस्टर कराओ आप अटॉर्नी। पर कई बार क्या होता है, एनआरआई इंडिया में है ही नहीं, इसी वजह से पावर अटॉर्नी कर रहे हैं। तो मैं यूएस में बैठा हूँ, मेरा एक फ्लैट है दिल्ली में, मुझको वो सेल करना है, अब इसके लिए मुझे पावर अटॉर्नी करनी है, या फ्लैट खरीदना है, इसके लिए पावर अटॉर्नी देनी है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसमें क्या करना होगा, पहले पावर अटॉर्नी को आप ड्राफ्ट कराएं इंडिया में प्रॉपरली। वहाँ पर यूएस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको एपोस्टाइल कराएं। हेग कन्वेंशन में एक नोटरी का तरीका होता है जो इंटरनेशनल नोटरी होता है, उसे कहते हैं एपोस्टाइल, या आप इंडियन कंसल्टेट से उसको वेरीफाई करें।
इस पावर अटॉर्नी को आप फिर इंडिया भेजें, जिसके फेवर में ये पावर अटॉर्नी है उसको इसको एडजुडिकेट करना होगा, मतलब इसको रजिस्टर करना होगा इंडिया में इंडियन सब रजिस्ट्रार के पास। जब ये इंडियन सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो जाएगी, अब ये वैलिड है। अब इसके ऊपर इसको यूज करके वो आदमी कार्यवाही कर सकता है जो आपने उसे अलाउ करी। ठीक है। जनरली इसमें स्पेशल पावर अटॉर्नी होगी, जनरल पावर अटॉर्नी नहीं होगी जनरली। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सपोज आप बच्चे हैं और आप दोनों बाहर सेटल्ड हैं, आपके माता पिता इंडिया में कुछ एसेट्स हैं आपके, तो आपने अपने फादर को जनरल पावर अटॉर्नी दे रखी जी। तो प्रक्रिया सेम है, खाली कंटेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि अगर एनआरआई कोई ऐसे हैं जब भी भारत आए और अगर उन्हें लगता है कि आगे जाकर जरूरत पड़ेगी किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, तो पहले ही स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आके इंडिया में कर जाए, या जनरल पावर अटॉर्नी उन लोगों को जिसमें माता पिता वगैरह को। लेकिन अपोस्टल वगैरह जो है वो इंडिया में रह के भी कराना होगा? इंडिया में रह के नहीं कराना होगा। जिन दर्शकों को अपोस्टल के बारे में नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो है वो वेरीफाई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी स्टैंपिंग होती है। ठीक है। अगला सवाल भागलपुर से गणेश राय का है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए तो क्या उसकी दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो वैध रहती है, नहीं रहती है? अगर उसने वो पावर अटॉर्नी मानसिक रूप से असक्षम होने से पहले बनाई, अच्छा, और वो ड्यूरेबल है, ओके, दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें कंपलसरी अगर हैं तो वैलिड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति जो है बाद में मानसिक रूप से असक्षम हो गया तो क्या उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी को कोर्ट में चैलेंज भी व्यक्ति कोई सामने वाले कर सकते हैं? चैलेंज तो आप कुछ भी कर सकते हो, उस चैलेंज को तो कोई नहीं रोक सकता। पर बात यह है कि उसने पावर अटॉर्नी दी, एक ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी दी, उसने ये सोच के दी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है और मैं इस व्यक्ति को अलाउ करूंगा, नहीं तो नॉर्मल पावर अटॉर्नी देता जी। ड्यूरेबल क्यों दी? क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं मानसिक रूप से असक्षम हो जाऊंगा फ्यूचर में जाकर, इसलिए उसने ड्यूरेबल बनाया और ये होने से पहले ही कराया। तो वो तो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग है ही। ठीक है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जब भी आप दे रहे हैं पूरा सोच समझ के दीजिए, जिसको भी दे रहे हैं सोच समझ के दीजिए और पूरे कार्यक्रम को ध्यान से अच्छे से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, पूरा अच्छा जो है सब बारीकी से जो है रूबरू हो जाइए। तब भी कोई कन्फ्यूजन रहता है अपने सवाल हमें भेज दीजिए या दीपक जी से, जो ऐसा हमने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप सीधा कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा दीपक जी, पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन में जो है वो नोटरी की भूमिका क्या रहती है? नोटरी वेरीफाई करता है कि जिस आदमी ने पावर अटॉर्नी दी उसके सिग्नेचर यही है, राइट? तो वो एक तरीके से ही इज अ विटनेस टू योर पावर अटॉर्नी। ओके, यानी कि नोटरी का होना भी बहुत एक जो है महत्वपूर्ण रहता है, पर रजिस्ट्रेशन इज बेटर देन नोटराइजेशन। ओके, अगर मैं लेवल देखूं, नोटराइजेशन मतलब सेल्फ अटेस्टेड है, वो सबसे नीचे का लेवल है, उसमें तो कुछ होएगा ही नहीं। उससे ऊपर हुई नोटराइजेशन, उसके ऊपर हुई रजिस्ट्रेशन, सब रजिस्टर के आपने रजिस्टर करा। ठीक है। और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाले व्यक्ति का निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी एक का भी निधन हो जाए तो ये पावर अटॉर्नी अवैध हो जाएगी। ओके, या तो देने वाले की डेथ हो गई या लेने वाले की डेथ हो गई, दोनों में से एक हो गया, पावर अटॉर्नी इनवैलिड है। क्योंकि आप अपने राइट तब दे सकते हो जब आप हो, आप ही नहीं हो तो अब आपके राइट कौन लेगा? ठीक है। और अगर प्रिंसिपल है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो वो एक बना रहा है, वो डॉक्यूमेंट में एक ही व्यक्ति का नाम डाल सकता है या वो जैसे सक्सेसर पावर अटॉर्नी होल्डर बना सकते हैं? तो उसमें क्या प्रक्रिया रहती है? ड्राफ्टिंग में, बस ड्राफ्टिंग में सक्सेसर पावर अटॉर्नी होल्डर दे दिया तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है सक्सेसर, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि पहले वाला ही इज नॉट एबल टू वर्क एज अ अटॉर्नी होल्डर। ओके, जब इंस्टीट्यूशन में जाएगा पहले वाले का तो डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगा या इनकैपेसिटेशन सर्टिफिकेट लेके जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति मेरे से पहले वाला था, प्राइमरी जो एग्जीक्यूटर था या अटॉर्नी होल्डर था, वो इस वजह से नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं और मुझे राइट दिया हुआ है उनके बाद ही करने। ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी में डाल सकते हैं। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपे की जब हम बात कर रहे थे, इसमें स्टैम्प ड्यूटी की क्या ज़रूरत होती है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच संबंधों के आधार पर ये कैसे भिन्न रहती है, अलग रहती है? बेसिकली पावर अटॉर्नी ब्लड रिलेटिव्स में सस्ती पड़ती है। ठीक है। और अगर ये नॉन ब्लड रिलेटिव्स में हो तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि हम उसको कन्वेंस की तरह मानेंगे और उसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर लेंगे, राइट? तो जनरली अगर पावर अटॉर्नी जीपीए आपने किसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किसी को दे दी जिसमें जो नॉन ब्लड रिलेटिव है, तो इसका मतलब इसका पर्पस क्या है कि प्रॉपर्टी को सेल करने का स्टैम्प ड्यूटी बचा रहे हो आप, है ना? आपने अपने राइट्स उसको दे दिए और उसको बेचने का पावर दे दी, तो आप कहते हो भाई तेरे में तो वैसे ही मालिकाना अधिकार आ गया, मेरा तो अधिकार चला गया। ऑल्दो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये रेवोकेबल है,
प्रिंसिपल की डेथ के बाद ये खारिज हो जाएगी, तो वो सब लोग जब खरीदने वाला होता है वो नहीं समझता ये सब कि भाई इन कारणों से ऊपर आपने कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी इवेड करी है। ओके। आप 6% स्टैम्प ड्यूटी देते हैं अगर आप खरीदते प्रॉपर्टी, आपने कहा 500 या 1-2-3% में वो बन जाएगी पावर अटॉर्नी, मैं वो स्टैम्प ड्यूटी बचा लेता हूँ। अच्छा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो ब्लड रिलेटिव्स में है तो हम 100 रुपये से 500 रुपये तक जनरली इंडिया में सब जगह पावर अटॉर्नी रजिस्टर हो जाती है। अच्छा। फीस वही है। पर अगर ये नॉन ब्लड रिलेटिव हो गया तो ये 3%, 4%, 5% तक इसकी स्टैम्प ड्यूटी चली जाएगी। अच्छा। और जीपीए और एसपीए दोनों में जो है सेम ही है, स्टैम्प ड्यूटी सेम रहती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस बीच में हमारे पास कुछ और भी सवाल जो है हमारे दर्शकों के आए हैं, तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। 1-2 सवाल है। अखिल डे का सवाल है कोलकाता से, क्या एक ही पावर ऑफ अटर्नी से बैंक और प्रॉपर्टी दोनों काम हो सकते हैं? अगर जनरल पावर अटॉर्नी है तो हो सकते हैं, पर मैंने बहुत बार देखा है कि जब प्रॉपर्टी सेल करने कोई जाता है तो सब रजिस्ट्रार इंसिस्ट करते हैं क्या इस प्रॉपर्टी का जिक्र है इस पावर अटॉर्नी में, है ना। एक तो आपने कहा मेरी सारी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, अब तो इसमें आपने लिस्ट बनाई नहीं, राइट। एक जीपीए आपने अपनी सारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी लिखा कि ये वाली भी बेच सकते हो, ये वाली भी बेच सकते हो, ये वाली भी बेच, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है अगर हो तो इट्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट। अगर आप मुझसे पूछो कि ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके। है ना, ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एप्लीकेबल हो जाए और बता सकें कि हाँ भाई ये वाली जो फ्लैट है इसको भी बेचने का अधिकार दिया, दूसरे वाले को भी दिया और बैंक अकाउंट ऑपरेट करने को भी दिया। जीपीए के अंदर जो है वो हमें फ्लैट या जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, प्रॉपर्ली बताना चाहिए कि इनमें से सब बेच सकता है, एक भी बेच सकता है। ओके। तो उसकी ड्राफ्टिंग इस तरीके से हो सकती है। और अगर हमने कोई प्रॉपर्टी जो है वो जीपीए बनाने के बाद जो है ली है तो फिर तो वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है। तो पावर ऑफ अटर्नी भी जैसे विल तो आपने बताया था कि हम कितनी बार भी बना सकते हैं, बार भी चेंज कर सकते हैं, ये भी जितनी बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर बार जो है हमें स्टैम्प ड्यूटीज की देनी। हाँ वो तो है। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी जब आप बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी आपको उसकी जो है वो बार बार देनी पड़ेगी। अगर नॉन रिलेटिव है, अगर नॉन रिलेटिव है तो 500 रुपये देने ही है, 500 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। खैर, एक सवाल और ले लेते हैं। रांची से प्रशांत शरण का है, ये कह रहे हैं कि पावर ऑफ अटर्नी में गवाह की भूमिका कितनी अहम रहती है? तो गवाह ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपने पावर अटॉर्नी दी है और आप पे कोई जोर जबरदस्ती से साइन नहीं कराए, आपने एक्चुअल में साइन करें, तो इन केस इट इज चैलेंज्ड तो गवाह की जो गवाही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में पावर अटॉर्नी हुई थी या नहीं हुई थी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो उसे प्रूव करने के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो गवाह की ज़रूरत भी काफ़ी पड़ती है और गवाह का जो अहमियत है यहाँ पर समझ भी हमें आ रही है। खैर, अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं दीपक जी से तो हमने आपको बताया था कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए तो भेज सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब के ज़रिए जो है आप बहुत आसानी से भेज सकते हैं। यूट्यूब में हमारे शो के लिंक के नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर अपने सवाल टाइप करिएगा। हम आपके सारे सवाल जो हैं वो पिक करेंगे और दीपक जी के पास आपके सवाल लेके जाएंगे और उनके जवाब जो हैं वो दीपक जी आपको ज़रूर देंगे। दीपक जी, ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि जो ये पावर ऑफ अटर्नी है इसकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो सेम रहती है या फिर हर राज्य की अपनी अलग अलग है? अनफॉर्चुनेटली हर स्टेट की अपनी अलग है। अच्छा, राइट। वो कुछ स्टेट में 100 रुपये में हो जाती है, कुछ में 500 लगते हैं, किसने 2-2,500 रुपये रखे हैं। इट इज़ वेरी स्टेट स्पेसिफिक। ओके, राइट। और परसेंटेज भी स्टेट स्पेसिफिक है। अच्छा, महाराष्ट्र में 3% है, किसी और स्टेट में कम है, जब हम नॉन ब्लड रिलेशन में जा रहे हैं। हाँ। ओके, तो महाराष्ट्र में 3% है और बाकी और स्टेट्स में कितने तक है? 5-6% तक भी हो जा सकती है, डिपेंड करता है कि स्टेट में आप ये कर रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है उसने मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में कराई है अपनी पावर ऑफ अटर्नी, तो क्या वो हरियाणा में भी वैध रहेगी, यूपी में भी वैध रहेगी या उसको हर जगह पे जाकर जो है वो रजिस्टर कराना पड़ता है? जनरली वैध रहेगी। अच्छा। पर्पस ही यही है ना कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुझे फ्लैट बेचना है दिल्ली का, तो मैं महाराष्ट्र में अगर मुझे दिल्ली आके रजिस्टर करानी पड़ी तो फायदा क्या है? तो है ना, फायदा तो यही है ना कि मैंने महाराष्ट्र में रजिस्टर कराई, उसको भेज दिया डाक से, यहाँ पे अटॉर्नी होल्डर ने लिया और उसके बिहाफ पे काम कर दिया, तो जनरली वैध रहती है। ठीक है, ठीक है ना, हमें वो स्टैम्प ड्यूटी का थोड़ा सा देखना पड़ता है पर जनरली वैध रहती है। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी का ही बस देखना पड़ता है, लेकिन जनरली जो होती है वो वैध रहती है, तो ऐसे में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जो है पावर ऑफ अटर्नी करा रहा है उसे अब रद्द करवाना है तो वो कैसे कर सकता है? तो मैंने कहा ना, रेवोकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, तो आपको रेवोकेशन डीड लेनी पड़ेगी। पहले डीड बनाएंगे, फिर उस डीड को रजिस्टर कराएंगे, न्यूज़पेपर में उसका वो करेंगे कि भाई एडवर्टाइज करेंगे कि हमने ये पावर अटॉर्नी रिवोक कर दी और कोई इस पे एक्ट करेगा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा।
उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने तेरी पावर अटॉर्नी रिवोक कर दिया, अब आप आगे जो एक्शन लेंगे वो इनवैलिड होंगे, राइट। फिर आपको जिन इंस्टीट्यूशन में उसने ऑलरेडी यूज़ कर रखी है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये पावर अटॉर्नी पे अब आप एक्ट मत करिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको रद्द अगर कराना है तो ये भी एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बहुत लंबी है, रद्द करने की भी बहुत लंबी है। इसलिए जब भी आप पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं तो एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लीजिए और बहुत अच्छे से सोच समझ के जो है वो पावर ऑफ अटर्नी बनाइएगा। खैर आखिर में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, आज के दौर में जो है पावर ऑफ अटर्नी बनाते हुए क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग में ये बहुत मेजर चीज़ है। सो एस्टेट प्लानिंग जो पावर अटॉर्नी है ना, वो स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी। बाकी जो आपने और मैंने पावर अटॉर्नी बताई वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जो एस्टेट प्लानिंग के लिए, रियल एस्टेट मैनेजमेंट वगैरह उन सब चीज़ों के लिए। तो एस्टेट प्लानिंग में तो आपको स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी जरूर बनानी चाहिए। एटलीस्ट हस्बैंड और वाइफ को अपने एक दूसरे के लिए तो जरूर बनानी चाहिए, जैसे कि एक दूसरे की वेल्थ को ऐसे समय में ऑपरेट कर पाए। तो ये इनकैपिस्टेशन प्लानिंग का आप किसी वजह से आपको रोगग्रस्त हो गए या किसी इनकैपिस्टेट हो गए, मेंटली इनकैपिस्टेट हो गए, तो उस दौरान बहुत हेल्प करती है। मैंने बहुत सारे परिवारों को इसकी वजह से बचते हुए देखा है कि उन्होंने पावर अटॉर्नी दे रखी है, इस वजह से वो ऑपरेट कर पाए। नहीं तो आपकी वेल्थ होगी, अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, कोई निकाल नहीं पाएगा। फैमिली को अभी भी पैसों की ज़रूरत है, आपके इलाज के पैसों की ज़रूरत है, कौन निकाल पाएगा? आपने वो पावर तो किसी को दी हुई नहीं है। और सेबी ने जिस तरीके से इनकैपिस्टेशन के नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया शुरू करी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है पहले से बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम सबको ज़रूर पावर अटॉर्नी बनानी चाहिए। एटलीस्ट कपल्स को एक दूसरे के फेवर में मिरर पावर अटॉर्नी जरूर बनानी चाहिए। ठीक है, आपने सेबी का जिक्र किया था कि एएमसीज के लिए, और यही नियम जो है वो बैंक्स पे भी लागू होते हैं, क्योंकि बैंक्स में स्पेशली महिलाएं जो हैं वो अपने नाम पे लॉकर्स वगैरह में ज्वेलरी रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक आरबीआई ने कोई इसके ऊपर डायरेक्शन इनकैपिस्टेशन नॉमिनेशन की नहीं दी। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं दिया, पर आपने नॉर्मल पावर अटॉर्नी बनाई हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो बैंक्स में जो है बैंक्स में चल जाती है अगर स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल बनाई है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको चलाने में, पर चल जाती है अल्टीमेट। ठीक है, तो जब भी आप पावर ऑफ अटर्नी बनाएं तो प्लीज़ आप सोच समझ के अच्छे से पहले जो है देखिएगा, समझिएगा कि आपको किस तरह की पावर ऑफ अटर्नी बनानी है। एक एक्सपर्ट की मदद लीजिएगा और उसके बाद ही ये कदम उठाइएगा, हम आपको बार बार जो है कह रहे हैं। खैर दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ना हमें बहुत अच्छे से जो है ना ये एक बहुत अहम मुद्दा आज समझाया है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे जो है इसकी एस्टेट प्लानिंग में इतनी बड़ी अहमियत है, जिससे मुझे लगता है कि हमारे अब तक जो थे ज़्यादातर दर्शक अनजान ही थे। तो आपने बड़ी मतलब एक बहुत जटिल सा टॉपिक था, लेकिन बड़ी आसान भाषा में जो आपने समझाया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो पावर ऑफ अटर्नी ना एक छोटा सा दस्तावेज है, लेकिन गलतियों की कीमत बड़ी हो सकती है। जनरल और स्पेशल दोनों का सही समय, सही इस्तेमाल और सही दस्तावेजी प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं डॉक्टर दीपक जैन का धन्यवाद भी दोबारा एक बार करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप भी एस्टेट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपने दीपक जी की राय आज पूरी सुन ली होगी कि किस तरीके से जो है पावर ऑफ अटर्नी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आप दीपक जी से इस पर और सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर है, आप उनके मोबाइल नंबर के ज़रिए उनसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और दिलचस्प मुद्दे के साथ।